हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारे न्यूमेरिकल्स का सेशन है। इन न्यूमेरिकल्स में हम लोग वो कॉन्सेप्ट्स पे न्यूमेरिकल करेंगे जो अब तक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं रिकॉल करवा दूं कि अगर कोई कॉर्नर पे एटम होता है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है यूनिट सेल में? 1/8 पार्ट। एक एटम का क्या होता है? 1/8 पार्ट। ठीक है, और अगर बॉडी सेंटर पे होता है तो पूरा एक एटम बॉडी के अंदर ही होता है। फेस सेंटर पे होता है तो 1/2, यानी बेसिकली क्या? हाफ। ठीक है, 1/2। और अगर एज सेंटर पे होता है तो क्या होता है? 1/4। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको ये याद है तो न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज जो टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो AIEEE यानी क्या, जो जेई मेन अभी है वो पहले AIEEE हुआ करता था। तो AIEEE में कई मरतबा पूछा जा चुका है। तो आज के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और AIEEE के क्वेश्चंस मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड कर दूंगा। तो वहां से जाकर के आप उसको पहले सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इतना ढंग से कराने की कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चंस जो एंट्रेंस में आए हैं वो आप खुद ब खुद सॉल्व कर लें। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? सीईटी के बच्चे घबराए नहीं। सीईटी के बच्चों को जरा मैं बात कर लूँ उनके बारे में। देखिए, अभी जो सिलेबस आया हुआ है ना वो अपग्रेडेड सिलेबस है। अब तक जितना भी सिलेबस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बना है उसके कंपैरिजन में ये सिलेबस सबसे अच्छा है। तो अगर सिलेबस अपग्रेड हुआ है इसका मतलब सीईटी का जो पेपर होगा वो भी अपग्रेडेड होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको हमारी तैयारी का लेवल एक लेवल अप करना है, थोड़ा सा अप करना है हमारे लेवल को। समझ आ गया? तो देखिए, याद रखिए एक बात को, मेंस वो क्रैक करता है जो एडवांस की तैयारी करता है, तो सीईटी वो क्रैक करेगा जो मेंस की तैयारी करेगा। बात समझ में आ रही? तो हम क्या करेंगे, हमको अगर पेपर आसान मिल गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक अच्छी आई है तो इससे अंदाजा ये लगता है कि सीईटी का पेपर भी अच्छे लेवल का आएगा। तो क्यों ना हम हमारी तैयारी बिल्कुल नेशनल लेवल की करें, तो स्टेट लेवल तो अपने आप रेडी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? आपके डेरिवेशंस जो है वो मैं आपको आपके स्टेट की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग करा देता हूँ, तो इससे आपके बोर्ड्स का फायदा हो जाता है। क्लियर हो गया? सीबीएसई वालों का कैसे फायदा हो जाता है? सीबीएसई में ये सब चोचलेबाजी नहीं होती कि आपको टेक्स्ट बुक का यानी एनसीईआरटी का ही डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता सीबीएसई में। आप सही सिर्फ क्या करें, किसी भी इक्वेशन को, किसी फॉर्मूले को डिराइव कर लें। तो सीबीएसई वालों को भी फायदा हो गया। सीईटी वाले, उनको तो फायदा हो ही रहा है क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे आपको बिल्कुल रेडी करते जा रहा हूँ। तो ओवरऑल ऐसा लेक्चर मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ कि जिससे आपके स्टेट का, सीबीएसई का, आपके नीट का, जेई का, सीईटी का, सारे बच्चों का फायदा हो जाए। समझ आ गया? क्लियर है? जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा एडवांस के लिए वो मैं अलग से कराऊंगा, वो आपको मैं पहले ही बता दूंगा कि ये एडवांस के लिए है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे न्यूमेरिकल्स में जो सबसे पहला न्यूमेरिकल का टाइप होता है वो होता है डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला आपको डिटरमाइन करना है। फॉर्मूला का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मान लीजिए कि आपके पास कार्बन के एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आप क्या लिखोगे? CO2। समझ में आ गया? कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे? CO2। आपके पास हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो आप क्या लिखोगे? H2O। समझ आ रहा है? आपके पास कोई एक एटम है A, उसके आपके पास एटम है 3 और B के आपके पास 2 एटम है, तो बताओ क्या होगा? A3B2। यानी बेसिकली आपको क्या करना है, किसी कंपाउंड का अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। समझ आ गया? अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पता लग गए तो आप बेहद आसानी से क्या कर सकते हैं, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। समझ आया? क्लियर है? तो यही लॉजिक अपने को अब क्या करना है, यूज करना है। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आ जाओ, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, अलग अलग सिनेरियोज बताता हूँ। तो आइए इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस है इसके अंदर ए। हम लोग मान लेते हैं कि ए टाइप के एटम्स कहां पर है? कॉर्नर्स पे हैं, और बी टाइप के एटम्स कहां पर है? मान लो बॉडी सेंटर पे है। समझ आ गया? ए कहां पर है? कॉर्नर्स पे है। बी कहां पर है? बॉडी सेंटर पे है। शुरुआत में मैं आपको डायग्राम बना करके देता हूं। नोट्स जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई हैं वो बहुत डिटेल में है, तो शुरुआत में डायग्राम बना करके देता हूं, उसमें भी बना करके दिए हैं नोट्स में, लेकिन आगे जाकर के हम डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे इसको। ठीक है, अब आइए, तो ए कहां पर है? कॉर्नर्स पे। तो आइए
हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए को कॉर्नर्स पे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ए का है कॉर्नर्स पे है, ठीक है। तो ए हमारे पास कॉर्नर्स पे है ऐसे, क्लियर हो रही बात। ए कॉर्नर्स पे और बी बॉडी सेंटर पे है। बॉडी सेंटर वाला तो एक ही बॉडी सेंटर होता है, तो वहीं बैठा हुआ है वो। तो अब मुझे बताओ ए के कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए। ए के नंबर ऑफ एटम्स निकालने मुझे, कैसे निकालूंगा मैं, बहुत आसान है। आप बोलेंगे ए के तो 8 एटम हुआ है, 8 कौन पे बैठा है, नहीं, मैंने कहा था नींबू का 1/8 पार्ट ही क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्रिस्टल में जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये भी 1/8 होगा सिर्फ, बाकी वो अलग अलग क्या होगा, यूनिट सेल्स में होगा। इसका 1/8, इसका 1/8, यानी कितने हैं, 8 है, 8 का 1/8 पार्ट जा रहा है, टोटल एक एटम बनता है किसका, ए का। समझ आ गया। तो सिर्फ नंबर ऑफ एटम नहीं देखना है, उस एटम का कंट्रीब्यूशन भी देखना है कि उस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, याद रखना है। इसीलिए पहले वो समझाया आपको हमने कि बेसिक चीजें आपको क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बी, एटम्स ऑफ बी। बॉडी सेंटर वाला तो क्या बताया था मैंने, पूरा का पूरा बॉडी के अंदर आता है, तो 1 × 1 यानी क्या, 1 एटम हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो फॉर्मूला कैसे लिखने का, बहुत आसान है, अभी बताया मैंने आपको। नंबर ऑफ एटम्स देखो, ए के कितने एटम है, 1, बी के कितने हैं, 1, तो A1 B1 को सीधा क्या लिख दो, ए भी लिख दो। समझ आया, क्लियर है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अभी समझाऊंगा क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर हो गया, इतना आसान है ये तो, ठीक है। चलो भाई सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में क्या करते हैं, इसमें ए को कॉर्नर पे ही रखते हैं, बी को क्या करते हैं, फेस सेंटर पे ले आते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सेकंड केस में क्या करेंगे, बी को ले आएंगे कहां पर, फेस सेंटर पे। तो आइए बी को फेस सेंटर पे ले जाएंगे। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है, अलग अलग वैरायटी मैंने इसमें कवर की हुई है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से करता है इसको, तो ट्रिपल ई की क्वेश्चन वो खुद निकाल लेगा इसमें से, ठीक है, क्लियर है। आइए तो बी को क्या कहते हैं, बी को रख देते हैं बच्चों कहां पर, फेस सेंटर पे। बी को कहां रख दिया, फेस सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर से हटाओ, अब कहां पर रखना है उसको, फेस सेंटर पे। तो यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, एक फ्रंट वाले पे होगा और एक बैक वाले पे होगा। समझ आ गया, क्लियर है। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, तो ए के कितने एटम है, 8 तो पूरे पूरे क्या है, 8 कॉर्नर पे है, और एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट आ रहा है, तो क्या होगा, 1/8 प्लस 1/8, फिर इसका 1/8, यानी आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 8 × 1/8, तो सीधा भी 1 एटम लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ए का एक एटम आ गया, इसका 1/8, इसका 1/8, सबका 1/8 1/8 1/8 मिलाएंगे तो पूरा एक नींबू बन जाएगा, क्लियर है। चलो भाई इसके बाद क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, बी का क्या करेंगे, बी कहां पर है, बी फेस सेंटर पे है। कहां पर है, फेस सेंटर पे। कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, और फेस पे आता है तो कितनी यूनिट सेल में बटा हुआ होता है, बताया था लास्ट लेक्चर में, याद करने बोला था, 2 में बटा हुआ होता है। तो फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है, तो टोटल कितने हैं, 6 इंटू 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ। समझ आ गया, क्लियर है। तो यहां पर टोटल लिखो, टोटल कितने एटम्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, क्लियर है। समझ आ गया, बहुत इजी। तो 2 1 जा 2 3 जा, यानी कितना हो जाएगा, 3 एटम्स हो जाएंगे। समझ आ गया। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या आएगा, जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या आएगा। ए का क्या है, एक एटम है, और बी का क्या है, 3 एटम, तो ए बी 3 बन जाएगा। समझ आया, कितना आसान है, ठीक है। चलो भी, तो फिर आगे बढ़ना है। आगे क्या है, इसके बाद अभी बी को फेस सेंटर पे लिया, अब क्या करेंगे, बी को हम लोग क्या करेंगे, एज सेंटर पे लेंगे। आइए अब क्या करेंगे, बी को एज सेंटर पे लेंगे, ठीक है। इन सबको अभी रब करते हैं, और बी को कहाँ लेते हैं, वापस से बना देता हूँ डायग्राम। बी को अभी कहाँ लेंगे, एज सेंटर पे लेंगे, ठीक है। चलो भाई एज सेंटर पे ले लिया मैंने बी को, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई अब क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर फिर से डायग्राम बना देते हैं, ताकि अपने को चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ए तो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, क्लियर है, और बी को कहाँ बैठाना है अपने को, एज के सेंटर पे बैठाना है ना। तो बी को कहाँ बैठाना है, एज सेंटर पे, यानी यहां पर होगा बी, यहां पर भी होगा बी, यहां पर भी होगा बी, यहां पर भी होगा बी, एजेस है ये। फिर यहां पर भी बी होगा, 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 फिर ये भी बी होगा, यहां पर भी एज के सेंटर पे बी, ये भी एज के सेंटर पे बी, और ये भी एज के सेंटर पे बी, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से एज के सेंटर पे मैंने बिठा दिया। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए के कितने नंबर ऑफ एटम्स है बता दो, बहुत सिंपल है, वो तो 8 पे बैठे हुए हैं, अभी बताया था मैंने, 8 इंटू क्या होगा, 1/8, तो सबका 1/8 मिला करके कितना होगा, वो 1 एटम। तो ए का तो एक ही एटम है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी बताओ अब कितने होंगे, बताओ जल्दी से। बी का क्या होगा, बी कहाँ बैठा है, बी एजेस पे बैठा हुआ है। कितनी एजेस है, पिछले लेक्चर में जो कराया था अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों कराया। कितनी एजेस है, 12 एजेस होती हैं, समझ आ गया। तो 12 एजेस है, हर एज पे एक एटम बैठा हुआ, मतलब क्या, 12 एटम हो गए।
मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर लिखने का कितने नंबर ऑफ एटम्स है, मल्टीप्लाइड बाय उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो एज वाले का कंट्रीब्यूशन क्या बताया था, 1/4। समझ आ गया, तो ऐसे लिखना है इसको। समझ आया, क्लियर है। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं भी, शॉर्टकट वो याद रखिए। 4 1 4 3 तो ये क्या हो जाएगा, 3 एटम्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB3। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम या लोकेशन, समेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय उसका कंट्रीब्यूशन। समझ आ गया, वो लिख देता हूं मैं, बहुत सिंपल है वो। नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना है तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ऐसे निकालोगे, इसको यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए। नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एटम्स, ध्यान रखिए, समेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन एट दैट लोकेशन। समझ में आ गया, उस लोकेशन पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स को निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक और वेरिएशन करवा देता हूं मैं। अब एच सेंटर हो गया, फेस सेंटर हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, एंड सेंटर्ड बताया था या बेस सेंटर्ड बताया था। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, एनी टू अपोजिट फेसेस। समझ आ गया, फिर से बना करके देता हूं ये डायग्राम में आपको। तो ये बी अभी कहां रखा है, एट एनी टू अपोजिट फेसेस पे रखा हुआ है। कोई भी दो अपोजिट फेसेस पे क्या रखा हुआ है, आपका बी रखा हुआ है। और उस कंपाउंड का आपको क्या करना है, फॉर्मूला बताना है। ठीक है, चलिए भाई आइए फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, ये ए है, सब जगह ए कर दो, ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए। ठीक है, क्लियर है। और कोई भी दो अपोजिट फेसेस पे, यानी क्या, ये यहां पर मान लो, यहां पर मान लो, कुछ भी हो सकता था, ये दो भी हो सकता था, ये दो भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। ठीक है, ए का कंट्रीब्यूशन तो पता ही अपने को, 8 × 1/8 कैसे आया, फॉर्मूले के हिसाब से, समेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एटम कितनी लोकेशन पे है, 8 लोकेशन पे, इनटू उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8। अब समझ आ गया, तो फॉर्मूले के हिसाब से भी करवा दिया। तो एक एटम क्या बना, ए का बना। ठीक है, जल्दी बताओ बी का क्या होगा, बी के कितने, जल्दी बताओ। बी कहां पर है, दो फेसेस पर है। समझ आ गया, तो समेशन ऑफ लोकेशन यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वहां पर उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, वहां पर फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 बताया था मैंने। दोनों कैंसिल हो गए, फिर से क्या बचेगा, एक एटम। यानी बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बोलो, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा AB। ये बन गया आपका फॉर्मूला। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये टाइप के आपको क्वेश्चंस मैंने कराए। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, इसके अंदर वेरिएशन करेंगे। आइए वेरिएशन को देखते हैं। चलिए, अब जो है ए जो है आपको वही निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। ए को हम लोग क्या करते हैं, फिर से कॉर्नर पे रख लेते हैं। और बी टाइप के एटम को क्या करते हैं, ऑल्टरनेट फेस पे रखते हैं, ऑल्टरनेट फेस। ठीक है, एनी टू ऑल्टरनेट फेस पे क्या करते हैं, हम लोग बी को रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो ये अपन ने किया। अब ऑल्टरनेट फेस पे रखा हुआ है, तो यहां पर जो है अब आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाइए। ये जो है ऐसा है, ये ऐसे, आपके पास ये ए है, यहाँ पर भी ए है, ये भी ए है, ये सब जगह कॉर्नर्स पे ए रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद बी कहां पर है, बी ऑल्टरनेट फेसेस पर है। तो अगर मैं बी को यहां लेता हूं तो इसका मतलब यहां नहीं ले सकता, क्योंकि ऑल्टरनेट फेसेस पे रखना ना, यहां नहीं रख सकता, यहां लेना पड़ेगा। समझ आ गया। तो बी यहां पर है, यहां पर नहीं होगा, फिर यहां पर है, फिर यहां पर नहीं होगा। करेक्ट है, तो ये डायरेक्शन में ये सही आ रहा है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। चलो भाई, अब ये डायरेक्शन में सोचते, बी यहां पर है,
ये वाले फेस पे नहीं होगा, फ्रंट वाले पे, फिर बॉटम वाले पे है, उसके बाद बैक वाले फेस पे नहीं होगा, यानी ये वाले डायरेक्शन में भी सही है। समझ आ गया? अब ये डायरेक्शन में एक चलने की कोशिश करो, ये डायरेक्शन में चलो, ये वाले फेस पे नहीं है तो इसके नेक्स्ट वाले फेस पे होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो अगर वहां पर बी रखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ मामला बिगड़ जाएगा ये वाले डायरेक्शन में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी क्या, ये डायरेक्शन में ये नहीं बैठता है लॉजिक। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये डायरेक्शन में ये लॉजिक नहीं बैठता है। तो ये जो ऑल्टरनेट फेसेस वाला क्वेश्चन होता है ये कंसेप्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, दो डायरेक्शन में जाएंगे तो ये डायरेक्शन में तो आपको सही मिल रहा है, ये डायरेक्शन में भी आपको सही मिल रहा है, लेकिन जब आप ये डायरेक्शन में जाएंगे, ये वाले डायरेक्शन में, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो उसके बाद वाले पे होना चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद वाले पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद वाले पे रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये गड़बड़ा जाएगा मामला। तो ये वाला जो सवाल है, ये सवाल कंसेप्चुअली रॉन्ग है, हमेशा इसका आंसर रॉन्ग ही आता है, लेकिन कुछ बुक्स में इसका आंसर दिया हुआ है, अगर एंट्रेंस एग्जाम में आता है तो आपको वही मार्क करना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो आपको बता देता हूँ मैं कि ये ऑल्टरनेट फेस वाला सवाल हमेशा रॉन्ग ही आंसर आएगा इसका, क्योंकि कंसेप्चुअली रॉन्ग सवाल है ये। समझ आई बात? क्लियर है? तो याद रखिएगा इसको, ठीक है? चलो भाई, ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इसमें क्या करेंगे अभी, तो यहाँ पर दो पे रख दिया, नहीं दो पे, तो दो डायरेक्शन में तो सही आ रहा है, तीसरे डायरेक्शन में रॉन्ग आना ही आना है वो। क्लियर है? तो जो भी है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए तो 1 एटम आएगा, वो तो आप समझ गए होंगे, 8 कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी निकालना है, तो 2 पे रखा हुआ है, तो बहुत सिंपल है, 2 इंटू क्या करना पड़ेगा, 1/2, यानी वो भी कितना हो जाएगा, 1 एटम। और बुक में ए बी ही दिया होता है, A1 B1 ये आंसर दिया होता है, तो अगर आएगा एग्जाम में तो ये आपको मार्क करना है। क्लियर है? तो कंसेप्चुअली आपको समझा दिया मैंने, ये एक सवाल ही गलत है, ठीक है? क्लियर है? तो ये भी हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ पर। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब आगे जाएंगे। आओ अब हम क्या करते हैं, नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे जाते हैं। वो देखो अब क्या है, नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस क्या है, देखो ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है ये क्या कहता है। अब अपन क्या करेंगे ना, एटम्स को रिमूव करेंगे, तो रिमूवल ऑफ एटम पे भी क्या होने वाले हैं, हमारे सवाल होने वाले हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसके अंदर। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या है हमारे पास ये है कि ए क्या है, कॉर्नर पे है, ए क्या है, कॉर्नर पे है, और बी क्या है, बी आपका फेस सेंटर पे है। बी कहां पर है, फेस सेंटर पे, ठीक है? तो आपको निकालना है फाइंड द फॉर्मूला। क्या निकालना है आपको, फाइंड द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको निकालना है, जिसमें से ए पार्ट क्या है, ए पार्ट है इफ एटम्स फ्रॉम एनी वन कॉर्नर इज रिमूव्ड। समझ में आ गया? किसी भी एक कॉर्नर से क्या कर दिया गया, एटम को रिमूव कर दिया गया है। अब आपको उसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है ना? चलिए भाई हम लोग बना लेते हैं डायग्राम, बहुत सिंपल है ये तो। देखो ध्यान से, ये ए है, ये ए है, ये ए है, वहां से मान लो निकाल लिया गया, यहाँ से निकाल लिया गया मान लो, ठीक है? यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। बी कहाँ पर है, बी फेस सेंटर पे, यानी यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इसके पीछे वाले पे भी है। समझ आ गया? बी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ एटम्स फ्रॉम एनी वन कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर से निकाल लिया गया। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए निकालना है आपको। फॉर्मूला बताया मैंने, क्या फॉर्मूला, समेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एटम्स। अब कितनी लोकेशन पे प्रेजेंट है, पहले 8 पे प्रेजेंट था, अब एक निकाल लिया गया तो अब 7 पे प्रेजेंट है, और एक लोकेशन पे उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8, 7/8 एटम्स हैं इसके। बात समझ में आ रही है? ऐसे निकालना है इसको। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी कितनी लोकेशन पे है, 6 फेसेस है, 6 लोकेशन, ए पे एक पे कंट्रीब्यूशन हाफ, यानी कितना होगा, 3 एटम्स। बात समझ में आ रही? क्लियर? आप बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, ए 7/8 बी 3। समझ आ गया? ऐसे नहीं छोड़ना है इसको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लाओगे, ये दोनों में क्या कर दो, इनमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो बताओ क्या बचेगा, बचेगा A7 3 8 जा 24। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो A7 3 8 जा 24 ये इसका आंसर बनेगा। समझ आ गया? ऐसे मत छोड़ देना इसको। क्लियर है? डिनोमिनेटर में जो भी होता है ना, वही दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर हट जाएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। इसमें भी अगर और वो कट सकता तो और काटते। अगर ये 8 होता, मान लो अगर ये 8 होता तो क्या करते हैं, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, दोनों साइड क्या करते हैं, 8 से डिवाइड कर देते, ये हो जाता और ये हो जाता B3, ऐसे बन जाता है।
ठीक है, लेकिन ये 7 था तो वो कट नहीं सकता था, उसको वैसे ही छोड़ दिया हमने। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? क्लियर है? ए पार्ट आपको क्लियर करा दिया मैंने। अब हम लोग क्या करते हैं, बी पार्ट पे चलते हैं। आओ, बी पार्ट क्या कहता है, देखो उसको। बी वाला पार्ट जो है हमारा वो कहता है, वही ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे, एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड। क्या कहता है बी में, इफ एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड। बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल बताया था मैंने, ऊपर के फेस पे नहीं, अब यहां पर भी एटम प्रेजेंट है, 8 के 8 पे प्रेजेंट है, लेकिन एक बॉडी डायगोनल के अलोंग क्या कर दिया गया, एक बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम्स को निकाल दिया गया। मतलब क्या, मतलब ये हुआ भाई कि ये वाले मान लो एटम्स को निकाल दिया गया। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? ये है और ये है, समझ आ गया? यानी ये कॉर्नर वाले हटेंगे, सेंटर में तो एटम था ही नहीं, समझ आ गया? बॉडी सेंटर तो है नहीं, ये फेस सेंटर है। इसका मतलब इमेजिन करो डब्बे में अगर हम लोग बॉडी डायगोनल बनाएंगे तो कौन कौन जाएंगे, उस लाइन पे सिर्फ 2 कॉर्नर वाले आएंगे, इनको ज्वाइन किया गया है। समझ आ गया? बीच में कोई भी एटम नहीं है, यानी फर्क पड़ेगा तो ए पे पड़ेगा, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मतलब हुआ इसका, फेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, अब बताओ कितने होंगे। जब ये वाला मान लिया निकाल दिया गया तो ये 2 निकल गए, समझ में आ गए? तो बी तो वहां पर है ना, फेस पे है, ध्यान रखना, बी कहां पर है, बी तो फेस पे है, ठीक है? क्लियर है? तो ये 2 निकल गए, ये 2 निकल गए, तो टोटल अब कितने हो गए, 8 थे, तो अब कितने बचे, 2 निकल गए, 6 इंटू 1/8 यानी क्या होगा, 3/4। बी के बताओ जल्दी से, बी के 6 थे, कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी हाफ है, तो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 2 1 2 3 यानी कितना हो जाएगा, 3। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब बताओ क्या होगा, ए 3/4 और बी 3 हो जाएगा। समझ आ गया? क्या करोगे बताओ, दोनों साइड क्या करोगे तुम लोग, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बताओ क्या आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 कैंसिल, A3B12। ऐसे मत छोड़ देना इसको, गलत कर दोगे, A3B12 नहीं आएगा, क्यों, और कट सकता है ना, तो इसका मतलब क्या, 3 से डिवाइड करोगे दोनों साइड पे, समझ आ गया? 3 3 कैंसिल, उसके बाद क्या होगा, 3 1 3 4, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा AB4, ये इसका आंसर है। समझ आ गया? ये सही आंसर है AB4, A3B12 मार्क मत कर देना, ये भी होगा ऑप्शन में। समझ आई बात? क्लियर हो गया? चलो भाई तीसरे पे चलते हैं। तीसरा देखो क्या है, तीसरा हमको क्या कहता है, तीसरा हमको कहता है एटम्स अलोंग वन फेज डायगोनल्स आर रिमूव्ड। एक फेज डायगोनल के एटम्स को रिमूव कर दिया गया, ठीक है? ए वही है यहां पर, ये यही है यहां पर, ठीक है? एटम्स अलोंग वन फेज डायगोनल, वन फेज डायगोनल आर रिमूव्ड। समझ में आ गया? एक फेज डायगोनल के एटम्स को रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना? कोई भी एक फेज डायगोनल बनाओ और उसके एटम को रिमूव कर दो, बहुत आसान है। ये साइड वाला आपको दिख रहा है, ये वाला फेज डायगोनल ले लेता हूं मैं, कोई भी एक ले सकते हैं, ये वाले। अब बताओ कौन कौन आ रहे हैं फेज, ये 2 गए, कॉर्नर वाले ए और ए गए, साथ साथ में बी भी तोड़ गया। समझ आई बात ना? बी भी तो फेस पे आ रहा है, तो ए से 2 कम हो गए, ए से 2 कम हो गए और बी से 1 कम हो गया। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए बताओ जल्दी से क्या होगा, 2 कम हो गए मतलब 6 बचे, 6 इंटू 1/8 यानी कितना होगा, 3/4। और बी के बताओ जल्दी से कितना होगा, बी जल्दी बताओ, बी थी टोटल थे 6, बचे कितने, 5, 5 इंटू 1/2 यानी कितना हो जाएगा, 5/2। समझ आ गया? क्लियर है? इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके 10/4 कर लेना, ताकि आसानी हो जाए तुम्हारे लिए। अब क्या हो जाएगा बताओ, ए 3/4 और बी 10/4। समझ आ गया? 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, 4 4 कैंसिल, क्या बचेगा, A3B10। समझ आया? क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अच्छे से करनी है। इसके बाद और एक वेरिएशन है, हाँ ये इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, ये भी करा देता हूं मैं आपको, उसको देखिए, डी वाला पार्ट इसका, ये इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, इसको देखिए। ये वेरिएशन क्या कहता है आपसे, इफ एटम्स अलोंग, डी वाले में क्या कहता है, एटम्स अलोंग फेज डायगोनल्स, ध्यान से सुनिए, फेज डायगोनल्स ऑफ एनी वन फेस आर रिमूव्ड। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं? बोलेंगे सर ये तो सेम है। नहीं, फेज डायगोनल्स बोला है, एक डायगोनल नहीं, एक फेस पे बच्चों 2 डायगोनल्स होते हैं। समझ आ गया? किसी फेस के
जितने भी डायगोनल है वो सब डायगोनल वाले क्या कर दो, एटम को रिमूव कर दो। समझ आ गया? तो आप बताओ कॉर्नर वाले कितने गए? ये 1 2 3 4, 4 गए कॉर्नर वाले, और यहां पर एक ही गया, कौन सा वाला? आपका फेस सेंटर वाला। तो Na क्या होगा? Na होगा आपका 4 ही बचे ना अभी, 4 × 1/8, यानी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B बताओ कितना होगा? B कितने होंगे? अरे बहुत आसान है, एक ही गया उसका, 6 थे, एक गया, तो 5 × क्या होगा? 1/2, ये क्या हो जाएगा? 5/2। तो आपको बताओ क्या आएगा? 1/2, B आ जाएगा 5/2, 2 2 कैंसिल, तो क्या आएगा? AB 5। ये आपका क्या है? इस तरीके से ये आपका बन गया सवाल। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भाई ये भी हो जाता है। इसके बाद जो है, इसके बाद ये जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको नोट्स में मैंने दिया हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 7 आपको ट्राई करना है घर से, खुद से ट्राई करके आएंगे, सॉल्व करके दिया हुआ है मैंने, खुद से उसको ट्राई करेंगे। उसमें ट्विस्ट क्या है? उसमें ट्विस्ट ये है कि एटम सिर्फ एक लोकेशन पे नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो एटम मैंने आपको कॉर्नर पे भी दिया है A, और A को ही फेस सेंटर पे डाला है। समझ आ गया? तो A एटम दो लोकेशन पे है, B एटम भी एक लोकेशन पे नहीं, दो लोकेशन पे है। समझ आ गया? तो वो आप लोगों को ट्राई करना है 7th वाला, और इंस्टा हैंडल पे मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा AIEEE के, वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और उसके आंसर मुझे बताएंगे आप लोग, और अगले सेशन में मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो JEE मेन यानी AIEEE में आए हुए हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारी हेल्प करिए। थैंक यू।